दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस सत्र में संवैधानिक प्रशासनिक विकास पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए अधिनियमों कानूनों के तहत कंपनी यहाँ पर प्रशासनिक मामलों का संचालन करती है। भले ही लगातार उन कानूनों का अतिक्रमण भी किया जाता है और ये जो समय समय पर अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए, इन्हें भारत में संवैधानिक विकास की एक आधारशिला भी माना जाता है। बैकग्राउंड के रूप में जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं सिविल के लिए, तो सबसे पहले ये संवैधानिक विकास पढ़ाया जाता है। यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, याद करिए इसके पहले का लेक्चर जब मैं अंग्रेज़ों का भारत आगमन पढ़ा रहा था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जिस कंपनी को रॉयल चार्टर जारी करके पूर्व से 15 वर्षों तक व्यापार करने की इजाज़त दी थी, व्यापार के लिए आवश्यक युद्ध करने, संधियां करने की इजाज़त दी थी, उस चार्टर में संशोधन आगे चल कर के महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद उस चार्टर में संशोधन करके जेम्स प्रथम ने अवधि 15 वर्ष की बढ़ा कर क्या कर दी थी, 20 वर्ष। यानी आगामी अब 20 वर्षों तक ये कंपनी 1609 में नवीनीकरण किया था चार्टर का। कहा गया था कि ये कंपनी 20 वर्षों तक पूर्व से व्यापार कर सकती है, व्यापार के लिए आवश्यक फैक्ट्रियां स्थापित कर सकती, किलेबंदी कर सकती है, सेना रख सकती है, युद्ध कर सकती है, संधियां कर सकती। किसके लिए? सिर्फ व्यापार के लिए। अच्छा, ये चार्टर 20-20 सालों में रिन्यूअल किया जाता रहा, 20-20 सालों के लिए बढ़ाया जाता रहा। लेकिन जब व्यापार छोड़कर राजनीति में कंपनी सक्रिय हुई, भूभाग जीतने लगी, तो सीधे आप जानते हैं इस चार्टर का खुला अतिक्रमण था। चार्टर में तो व्यापार के लिए युद्ध संधियां करने की बात कही गई थी ना, भूभाग नहीं जीतने के लिए नहीं, राजनीतिक कदम बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो तभी से जैसे बंगाल विजय 1765 में कर ली, क्लाइव जानता था कि सीधे दीवानी फौजदारी मामले ले लेंगे हाथ में तो हम पर कारगर नियंत्रण वहाँ की सरकार ब्रिटेन की लागू कर देगी हम पर। इसलिए बड़ी चालाकी से द्वैध शासन व्यवस्था लागू की कि देखिए भाई, हमने नवाब को बनाए रखा है, दीवानी मामले भारतीय ही देख रहे हैं। लेकिन याद करिए 72 में द्वैध शासन समाप्त हुआ और 73 में ही, अनायास ही नहीं है, 1773 में ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। तो 1765 के बाद से ही ये बहाना ढूंढा जा रहा था कैसे कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए। क्यों? क्योंकि व्यापार के साथ साथ वो राजनीति करने लगी है, इसलिए इंग्लैंड के राजनीतिक हित अब कंपनी से जुड़ गए। कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है और यही रीजन है। मौका ढूंढा जा रहा था तो कंपनी में लगातार द्वैध शासन काल में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के चलते कंपनी, अब फिर इसके बाद रुकी नहीं कंपनी, लगातार युद्धों प्रसारवादी नीति में लगी रही, खर्च बहुत बढ़ गया। तो फिर
1772 में 14 लाख पाउंड का ऋण मांगा ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ब्रिटिश हुकूमत ने कहा ठीक है, ये ऋण तभी देंगे जब हम आप पर निगरानी रखेंगे। आवश्यकता तो चार्टर के उल्लंघन के कारण महसूस की जा रही थी, पहले से मौका मिल गया और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण से संबंधित प्रस्ताव लॉर्ड नॉर्थ द्वारा रखा गया था संसद में वहाँ की। वही प्रस्ताव जो पारित हुआ वो कहलाया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को मतलब हिंदी में कह सकते हैं नियामक कानून, नियामक अधिनियम। इसका मतलब क्या है? पहली बार चूंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को संसद से संबद्ध किया गया, रेगुलेट किया जा रहा था, इसलिए संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किए गए इस अधिनियम को कह दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम। क्या प्रावधान थे? ध्यान से समझिएगा। आपको कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप के बारे में मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में। आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, शेयर लगाया था, उनका ग्रुप कहलाता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और वही कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर 24 निदेशक चुनते हैं, 24 सदस्यों वाले निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और वही निदेशक मंडल कंपनी का गवर्नर या प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, जो पूरे व्यापार को गवर्न करता है। ठीक है ना। तो अब इस अधिनियम के प्रावधान देखिए, इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे, है ना। एक भाग में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी उबने लगेंगे। रिकॉल करते रहिए, प्लेलिस्ट में जा करके यूट्यूब पे सीधे आप हिस्टोरिका अजय, कई लोगों ने देखा सर्च करते हैं अजय वर्मा हिस्ट्री, आप सीधे सर्च करिए हिस्टोरिका अजय यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे की प्लेलिस्ट में साले पड़े हैं। जब सर्च करेंगे तो सारे वीडियो सिस्टम से आपको मिल जाएंगे, एक से लेकर के जितने भी हैं। ठीक है। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान कहा गया कंपनी का, कैसे कंपनी पर नियंत्रण रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। क्या कहा गया कि कंपनी का एक 24 सदस्यीय निदेशक मंडल, कितना? 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। कितने? 24 सदस्यों वाले। और इन 24 निदेशकों का जो ग्रुप होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, उनका चुनाव 4 साल के लिए होगा। यानी निदेशक का कार्यकाल कितने का होगा? 4 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। और प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य त्यागपत्र देते रहेंगे। यदि कोई सदस्य दोबारा निदेशक बनना चाहे तो उसे 1 वर्ष का विराम लेना आवश्यक होगा। पहली बात, यानी 24 सदस्यीय निदेशक मंडल होगा, निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य त्यागपत्र देते रहेंगे। किसी को दोबारा निदेशक चुने जाने के लिए 1 वर्ष का विराम लेना आवश्यक होगा। याद रहे, यही निदेशक मंडल कंपनी के सारे मामले, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, व्यापारिक, सब मामले यही देखता था। निदेशक मंडल यही निर्देश देता था कि कंपनी ऐसा करे, ऐसा ना करे। ठीक है। फिर दूसरा प्रावधान था, निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के वित्तीय मामलों या धन संबंधी मामलों की रिपोर्ट रेगुलरली, नियमित रूप से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के धन संबंधी मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश वित्त मंत्री, किसे? ब्रिटिश वित्त मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को, और राजनीतिक सैनिक मामलों की रिपोर्ट, विदेश मामलों की रिपोर्ट
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो विदेश मामले देखता था, विदेश मंत्री, जिसे क्या कहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव भी कहा जाता था, वही विदेश मामले देखता था, विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता। यानी निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के वित्तीय मामलों की रिपोर्ट चांसलर ऑफ एक्सचेकर या ब्रिटिश वित्त मंत्री को, विदेश मामलों की रिपोर्ट राज्य सचिव या विदेश मंत्री अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियमित रूप से देनी होगी। दो बातें। तीसरा प्रावधान क्या था, समझते जाइए, रिपीट करके सुन लीजिएगा। तीसरा प्रावधान, बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का गवर्नर, 3 प्रेसिडेंसी है ना, कौन, 3 प्रेसिडेंसी, देखिए ये आपकी बंगाल, बंबई और ये मद्रास। तो बंगाल, तीनों के गवर्नर होते थे अलग अलग, 3 राजधानी है। इसको लीडिंग रोल दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होगा और शेष दोनों बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के विदेश मामले गवर्नर जनरल ही देखेगा। इसका सीधा अर्थ था कि गवर्नर जनरल के निर्देशों का पालन बंबई और मद्रास के गवर्नर को करना पड़ेगा, यानी ये दोनों गवर्नर इसके अधीन हो गए। यानी बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होगा। तो कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगली बात, गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यीय परिषद होगी। गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यीय परिषद होगी और गवर्नर जनरल द्वारा सारे निर्णय अपनी परिषद के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। यहां कभी पूछा जा सकता है 4 सदस्यीय परिषद के प्रथम कौन सदस्य थे? प्रथम सदस्य 4, क्लेवरिंग, मॉन्सन, बॉरवेल, तीसरे कौन है? बारवेल, और चौथे हैं फिलिप फ्रांसिस। दोस्तों, ये गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम 4 सदस्य हैं। तो क्या कहा, प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा अपने सारे निर्णय जो लिए जाएंगे इस परिषद के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली परिषद होगी। यहां ध्यान दीजिएगा, कमी क्या रह जाएगी? फिलिप फ्रांसिस प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का विरोधी था, इसलिए गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में अक्सर कठिनाई होती थी। एक आध मेंबर और इसका साथ दे दिए तो दिक्कत हो जाती थी। बहुमत जो पारित करके वो मानना पड़ेगा गवर्नर जनरल। तुम मनमाने तरीके से नियम बनवा सकते हैं, ठीक है। तो एक कमी रह गई, विसंगति रह गई इसमें। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान था रेगुलेटिंग एक्ट का अगला प्रावधान क्या था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के इस प्रावधान के अनुरूप कब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, ठीक है। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एलिजा इम्पे। ये क्या है? चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और 3 जो अन्य न्यायाधीश हैं वो प्रथम कई बार पूछ लिया है। 3
अन्य प्रथम न्यायाधीश कौन है? हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स, 3 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो एक विसंगति और उत्पन्न हो गई। क्या? एक विसंगत तो आपने देखा कि फिलिप फ्रांसिस और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स में मतभेद बना रहता था, पटती नहीं थी दोनों में, तो निर्णय लेने में, परिषद के बहुमत द्वारा निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। दूसरा, 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो एक विवाद और उत्पन्न हो गया। क्या? कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णयों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें टेक्निकली, कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से लिए जाने वाले निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना आवश्यक है या नहीं, एक ये मतभेद पैदा हो गया। इसीलिए इन दोनों, कौन सी? इन दोनों विसंगतियों जो किसमें मौजूद थी, ये दोनों विसंगतियां किसमें मौजूद थी? रेगुलेटिंग एक्ट में। इन दोनों विसंगतियों को दूर करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट यानी संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, या कुछ पुस्तकों में आप पढ़ेंगे इसी को बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम भी कहा जाता है। बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, यानी जो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की दोनों विसंगतियों को दूर किया गया। पहली विसंगति क्या थी? पहली विसंगति थी कि फिलिप फ्रांसिस और वॉरेन हेस्टिंग्स में मतभेद रहने के कारण निर्णय लेने में कठिनाई हुआ, तो इसे दूर करते हुए 1781 के एक्ट में प्रावधान किया गया। उस प्रावधान के अनुरूप क्या प्रावधान किया गया? गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देते हुए कहा गया, किसी एक सदस्य से मतभेद होने पर वो नियम बनने से रोक सकता है। किसी एक सदस्य से मतभेद होने पर वो नियम बनने से रोक सकता है। ठीक है। फिर दूसरा जो विसंगति थी वो क्या थी कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक है नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या नहीं। उस विसंगत को दूर करते हुए सीधे कह दिया गया, निराकरण कर दिया गया 1781 के एक्ट में कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर सकता, कंपलसरी नहीं है सुनवाई करना। तो ये दोनों विसंगतियां दूर हुई। मित्रों एक चीज देख लीजिए, ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। ये चार्टर एक्ट है, नाम दे दिया गया इसे रेगुलेटिंग एक्ट, ये चार्टर एक्ट। और ये क्या है? अब फिर कब 20 साल बाद आएगा ना चार्टर एक्ट, 20 साल का रिन्यूअल किया जाता है, तो फिर ये चार्टर एक्ट है। फिर 20 साल आए, ये चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट। देख रहे हैं ये क्या है? एमेंडिंग एक्ट 1781, 1784, 1786, तीन एमेंडी एक्ट है। ये किसमें संशोधन किए गए? संशोधनात्मक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन, ये तीन करने गए। आज जैसे भारतीय संविधान में ढेरों संशोधन हो चुके हैं। समय बदलता है, जैसे समय आगे बढ़ता है आवश्यकताएं
परिस्थितियां बदलती हैं तो संशोधन करना पड़ता है। यहाँ क्यों करने पड़े, ये तो आप क्लियर हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए ये संशोधन लाया गया। लेकिन ये दो संशोधन क्यों लाए गए, खास तौर से ये लाए गए कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेटिंग एक्ट से के माध्यम से लागू किया गया ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण पर्याप्त नहीं था, नाकाफी था। और अधिक प्रभावी नियंत्रण अंग्रेजी कंपनी पर लागू करने की आवश्यकता ब्रिटिश राजनेताओं में महसूस की जा रही थी, क्योंकि कंपनी रुकी नहीं। बंगाल विजय के बाद मराठों से, मैसूर से उलझ गई, है ना, फिर मराठों से उलझ गई, लगातार अपनी राजनीतिक प्रसारवादी नीति में लगी हुई थी। तो इंग्लैंड के राजनेताओं में इस बात की लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि और अधिक प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है ना। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1784 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये विलियम पिट का भारत अधिनियम, विलियम पिट जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। एक्चुअली में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के पहले, यानी विलियम पिट के नेतृत्व वाली सरकार के पहले, मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पे है महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी मैं चर्चा कर ले रहा हूं, वो है फॉक्स बिल, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉक्स बिल। यहां पे बीच में, इन दोनों के बीच क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के पहले यह अधिनियम पारित होने के पूर्व एक और है, क्या, इंडिया बिल संसद में रखा गया था। इंडिया बिल, मूल नाम इंडिया बिल है, लेकिन चूंकि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार थी, किसकी, नॉर्थ और फॉक्स की, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, फॉक्स बिल, या दोनों के नाम पर, या इसी को कह देते हैं नॉर्थ फॉक्स बिल। ये क्या था, इंडिया बिल। इसे तैयार किसने किया था, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के पारित होने के पूर्व इसे तैयार किया था फिलिप फ्रांसिस ने। फिलिप फ्रांसिस एवं सांसद बर्क ने तैयार किया था। मैं बता दे रहा हूं कि विलियम पिट की सरकार के पहले कौन सी सरकार थी इंग्लैंड में, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार थी। इस गठबंधन सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन लाया गया था। बिल माने विधेयक, जिस विधेयक के माध्यम से उसे कहा गया इंडिया बिल, ताकि इसके माध्यम से कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके। और इसे तैयार किया था बर्क और फिलिप फ्रांसिस ने। लेकिन ये बिल संसद में पारित, ये विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया था, इसीलिए नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय ये बिल नहीं पारित हो पाया था। यानी ये पहला और कह लीजिए आखिरी भारतीय मामला है जिस मामले पर इंग्लैंड की कोई सरकार गिरी थी। और इस नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार के पतन के बाद विलियम पिट
के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई, जिसने कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए जो संशोधन रेगुलेटिंग एक्ट में रखा, उसी को कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, जो पारित हुआ कब 1784 में। इसीलिए क्या कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ही प्रभावी नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी पर कायम किया गया। ठीक है, तो इस क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए, किस तरह प्रभावी नियंत्रण कायम किया गया और अन्य अधिनियमों के बारे में हम बात करेंगे अगले सत्र में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।